हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विंग्स एकुराम। आपके एग्जाम में लास्ट 15 दिन रह गए हैं और 1 दिसंबर को आप एग्जाम के लिए अपीयर होंगे इंशाल्लाह। अब आज सवाल ये पैदा होता है कि लास्ट 15 दिन को बेस्ट कैसे इस्तेमाल करें, इसके बारे में आज का वीडियो है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूं आपको, आखिरी 15 दिन बहुत ही क्रूशियल हैं कंसोलिडेट करने के लिए वो सारी पढ़ाई जो आपने पिछले महीनों में की है। तो रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ये दो इसके कीवर्ड्स हैं। आपको जितना भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन करनी है और इन रिवीजन पे ढेर सारे प्रैक्टिस एमसीक्यू लगाने हैं। ये दोनों चीजें, बस यही दो चीजें आपको करते रहनी है। और किस अंदाज में करनी है, कैसे करनी है, ये भी मैं बता दूंगा। और ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे लेने हैं, कितने अटेम्प्ट करने, कितने करने चाहिए, वगैरह वगैरह। और एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है। हालांकि एग्जाम के पैटर्न पे, नंबर ऑफ लोग अटेम्प्ट कितने कर रहे हैं पेपर को, इस सब पे भी डिपेंड करता है, बट एक रफ आइडिया हम लगा सकते हैं जो हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट लिए हैं उसके बेसिस पे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं दोस्तों, हमारा मॉक टेस्ट 2.0 17 नवंबर को ऑफलाइन मोड में भी ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल होगा। कल हमारे सुबह 10 बजे आपका पेपर होगा जम्मू में और विजयपुर में और केनाल रोड पे, और श्रीनगर में मंडे को होगा। श्रीनगर में संडे को नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली बात तो आपको एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 5 से 10, आगे लिखना शुरू करता हूं। पहली चीज ये आप चेकलिस्ट करते रहो। एग्जाम में जाने से पहले 5 to 10 फुल सिलेबस टेस्ट, एफएसटी का मतलब फुल सिलेबस टेस्ट, आपको देने ही देने हैं 100 क्वेश्चन के पूरे सिलेबस के। नंबर सेकंड चीज, आपने जितना पढ़ लिया है उसको छोड़ के इन आखिरी दिनों में 15 दिन में कोई नई चीज पढ़ो, बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपने कोई चीज छूट गई तो वो छूट गई, उसको छोड़ दो। जो पढ़ लिया उसको रिवाइज करो, वरना जो आपकी स्ट्रेंथ है उसमें से भी आप मार्क्स नहीं लाओगे। तो नो न्यू टॉपिक्स, जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े उनको आप बिल्कुल छोड़ दो। इसके बदले में आप जितना भी आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करो और उसी की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो कोई नया कुछ चीज नहीं, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है और उसी पे प्रैक्टिस एमसीक्यू ढेर सारे करने हैं। और एग्जाम में जाने से पहले एग्जामिनेशन कंडीशन में कम से कम 5 से 10 फुल सिलेबस टेस्ट दे देना, वरना टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आएगा, बबल मार्क करने में गलती आएगी। ये सब चीजें सबके साथ होती है, सिर्फ आपके साथ नहीं, सबके साथ होती है अगर प्रैक्टिस प्रॉपर ना हो तो। आखिरी चीज, जो हैवी आपके सिलेबस के कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि इंग्लिश है 25 मार्क्स की, उसमें कोशिश करें जितना कम गलतियां हो उतना अच्छा, जितने ज्यादा मार्क्स आए उतना अच्छा। क्योंकि जीएस 35 मार्क्स का है, इंग्लिश 25 मार्क्स की है, यहां तक कि जेएंड के जीके मिला के 35 मार्क्स हो रहा है। 25 मार्क्स का पूरा जीएस का सिलेबस देख लो और 25 मार्क्स के पूरे इंग्लिश का सिलेबस देख लो। जिन लोगों को जीएस कंप्लीट नहीं हो पाया वो इंश्योर करें कि इंग्लिश में हमारे मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं, ताकि जो कमी बेशी जीएस में रही है वो इंग्लिश में न रह जाए। अब अगर आपका 30-40% भी रह गया है सिलेबस जीएस का, तो इन 15 दिनों में तो वो होने से रहा। लेकिन अगर यही एफर्ट आप 25 नंबर इंग्लिश में लगाओगे तो बहुत रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। तो इंग्लिश जो है वो एक हाथ में मार्क्स है आपके, उसको मत छोड़ना। इंग्लिश में टारगेट रखो, एटलीस्ट 18 to 20 आने ही चाहिए आउट ऑफ 25। मैं तो कहता हूं 21, 22, 23 भी आने चाहिए, 25 भी आ जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होगा हर किसी के लिए। 18 से 20 से कम नहीं आने चाहिए। जो कमी बेशी आपकी जीएस में रह जाएगी, मैथ्स रीजनिंग में रह जाएगी, वो आप यहां से कवर कर सकते हो। इसी तरीके से कंप्यूटर है, कंप्यूटर के भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं आते, ये मार्क्स भी आपके हाथ में है, इनको छूटने मत देना। तो ये तो बात आ गई कंप्यूटर और इंग्लिश की। अब जीएस की बात करें, जीएस में कुछ हमेशा से हैवी कंपोनेंट रहे हैं जिससे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी, जैसे कि पॉलिटी, जैसे कि हिस्ट्री। इनसे काफी टिक टाक सवाल आते हैं। अगर बाकी आप रिवाइज नहीं भी कर पाए, इनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर देना। तो रिवीजन किसकी, यहां मैंने रिवीजन लिखी है जीएस में से तो कम से कम ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, इनको बहुत कायदे से रिवाइज करके जाना। वैसे तो सभी करना है, बट इनका एक्सपेक्टेड है कि इनमें काफी सारे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आ गया आपका जीएस का भी शेड्यूल, जीएस का भी स्ट्रैटेजी, इंग्लिश की भी और कंप्यूटर की भी। अब अगर हम बात करें इन 15 दिन को कैसे डिवाइड करो, आप मेरे हिसाब से आपको हर वीक में कम से कम 300 क्वेश्चंस के पेपर तो देने ही देने चाहिए। अब जरूरी नहीं कि वो फुल सिलेबस हो, 100 क्वेश्चन पूरा का पूरा जीएस पे लगा लो, 100 क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्यूटर पे लगा लो, 100 क्वेश्चन पूरा का पूरा इंग्लिश पे लगा लो। ये सभी पेपर आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन टॉपिक पर है। अंग्रेजी पे 100 क्वेश्चन, कंप्यूटर पे 100 क्वेश्चन,
जीएस पे 100 क्वेश्चन, मैथ्स रीजनिंग पे 100 क्वेश्चन, इस तरीके से हमने बनाए हुए हैं। तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर कहीं से भी प्रैक्टिस करें, जहां से भी आपको लेना है। हर इंस्टीट्यूट अच्छा ही कर रहा है, वहां से ले लीजिए। आप प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी करो, एक ही बात है। अब आ गई बात क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। टोटल 100 क्वेश्चन है कि नहीं? अब 100 क्वेश्चन हैं, अब आप कितने अटेम्प्ट करो? 50 करो, 60 करो, 70 करो, 80 करो, 90 करो कि 100 के 100 करो? ये क्या डिसाइड करेगा? सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि पेपर का लेवल आसान है कि डिफिकल्ट है। अगर इजी टू मॉडरेट हुआ, इसका मतलब है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर मॉडरेट टू डिफिकल्ट हुआ तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करने पड़ेंगे। तो हम इस दो हिस्सों में बांट लेते हैं इसको। एक तो आ गया इजी टू मॉडरेट। अगर पेपर इजी टू मॉडरेट हुआ, अब आपको अंदाजा तो लग ही जाएगा पेपर देख के, आपने इतनी पढ़ाई कर ली कि अब अंदाजा लगा लेंगे पेपर इजी है कि मॉडरेट है कि डिफिकल्ट है। और दूसरा आ गया मॉडरेट टू डिफिकल्ट। अगर पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट है तब क्या करना है, अगर पेपर इजी टू मॉडरेट है तब क्या करना है? देखिए, जितने भी हमने मॉक टेस्ट लिए और जितने भी लोग अटेम्प्ट कर रहे थे, और हमारा जो अंदाजा है सेफ स्कोर 70 प्लस तो है। मुझे उम्मीद है, ये भी एक रफ एस्टिमेट है क्योंकि मेरे पास अभी डेटा नहीं है, मुझे नहीं पता कितने नंबर लोग अपीयर करेंगे। सुनने में आ रहा है कि 3 लाख प्लस फॉर्म लगे हैं, तो कितने लोग अपीयर करेंगे एग्जाम में पता नहीं। एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा, इसके बाद सर्वे होगा, उसके बाद हम कट ऑफ बता पाएंगे। ये सेफ स्कोर की बात कर रहा हूं। तो हालांकि कट ऑफ शायद 60, 65, 70, 80 कुछ भी जा सकता है, लेकिन सेफ स्कोर हमारे हिसाब से 70 प्लस सेफ स्कोर हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा है। उसके सेंस में एक जनरल कैटेगरी के लिए 70 प्लस स्कोर सेफ स्कोर माना जा सकता है। रफ एस्टिमेट है हमारा ये। अब इसमें प्लस माइनस 5 का मार्जिन ऑफ एरर मान के चलो, प्लस माइनस 5 मैं लिख देता हूं यहां पे, मार्जिन ऑफ एरर मान के चलो। इसमें जो होगा मुझे उम्मीद है कि वो n हो जाएगा। तो अगर ये आपका टारगेट है तो आप मान के चलें कि आपको इतने मार्क्स लाने हैं। तो अब क्वेश्चन पेपर में आपको 3 किस्म के क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले किस्म का क्वेश्चन होगा, 4 किस्म के क्वेश्चन मिलेंगे, 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पहला होगा जो आपको 100% श्योरिटी है, मुझे आता है, इसका आंसर आपको पता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता 20 से 25 से ज्यादा आपको मिलेंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, 25% से 30% क्वेश्चन से ज्यादा किसी को नहीं डायरेक्ट आते। कंफ्यूजन जरूर होता है, मतलब बहुत ही 30 मार्क खान कोई हो गया तो उसको शायद 40 आ जाएंगे। 50% भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होते जो आप बोलो नहीं मुझे डायरेक्ट आते थे। तो ऐसे क्वेश्चन 20 to 25 होंगे, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे। हो सकता है आपकी केस में हो सकता है 10 ही हो, 15 हो, घबराना नहीं है, क्योंकि ये 100 में से 100 मार्क्स नहीं लाने हैं, आपको बस कट ऑफ क्लियर करना है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन था जहां आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, 2 ऑप्शन रह गए हैं। 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने का मतलब है, ये भी मैं आपको बता दूं, जब आप पेपर कर रहे हैं तो ये ज्यादा सोचिए कि क्वेश्चन आंसर कौन सा नहीं हो सकता, रादर देन ये सोचने की आंसर क्या हो सकता है। इस तरीके से आप सही आंसर तक पहुंचने के ज्यादा चांस होते हैं। तो जब क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप देखें कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता, उनको क्रॉस करते चलिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे जिसमें आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, स्पेशली तब अगर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल होंगे, जो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये 10th पास एलिजिबिलिटी के में स्टेटमेंट सवाल डालेंगे, बट पता नहीं। तो अगर तो स्टेटमेंट या मैच का कॉलम वाले सवाल होंगे, वहां एलिमिनेट जरूर होते हैं। तो आपको फिर ये देखना है कि अगर मेरे इतने क्वेश्चन डायरेक्टली मुझे आते हैं, तो ये आपको देखना है कि ये कितने क्वेश्चन आएंगे आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से। लेट अस से आपने जब पेपर दिया, तो जब आपको ये क्वेश्चन दिखे जो आपको डायरेक्ट आते हैं, तो उसी वक्त बबल मार्क कर दो। और बबल मार्क करते खास ध्यान रखना, 1 का ए 1 का ए 1 का ए करके 2 का ए मत लगा देना, या 10 का ए 10 का सी 10 का सी करते 11 का सी मत कर देना। बड़े हिसाब से, जो क्वेश्चन आते हैं उसमें गलतियां ज्यादा होती है एक्साइटमेंट में। और ये भी देखना कि नॉट करेक्ट लिखा है कि करेक्ट लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिखा है, ये ध्यान रखना। पेपर पेन साथ में रखना और वहां गोला मार देना जहां नॉट लिखा हुआ है, उस हिसाब से चलना। तो ये तो आगे 20 से 25 क्वेश्चन लेट से होंगे। अब आप ये देखिए कि ये कितने हैं ऑप्शन, इनको आप मार्क मत करिए, इनको बस एलिमिनेट करके वो 2 ऑप्शन को छोड़ दीजिए और इस पे कुछ निशान बना दीजिए, गोला बना दीजिए या 2 स्टार बना दीजिए। इसका मतलब है कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए इसमें। तो इनको भी डायरेक्टली मार्क मत करिए। मान लेते हैं कि ये सवाल कम से कम कोई 30 ऐसे निकलते हैं जो आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 में कंफ्यूजन है, आंसर क्या है। फिर तीसरा ऑप्शन हो गया जिसमें सिर्फ एक ही एलिमिनेट कर पा रहे हो, ओनली 1 ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। एक पता चल गया कि ये आंसर तो नहीं है, बाकी 3 में से आंसर हो सकता है। और चौथे टाइप का क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको कुछ भी पता नहीं है कि आंसर का होगा क्या, कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है, नो एलिमिनेशन पॉसिबल।
अब 25 मान लो ये मार्क्स और 30 मान लो ये। अब 30 में आपको पता नहीं कि दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया आपने। अगर आप 30 के 30 कर दो, आपको नहीं पता कि कितने सही गए कितने गलत गए। तो 30 में से मानते हैं हम कि 15 ही सही गए, 15 ही सही गए। तो फिर आपको टोटल सवाल बन गए 25 प्लस 15 कितने हो गए, 40। इसका मतलब है आपको 60 क्रॉस करने के लिए 30 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना है, तब आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर पेपर आसान है तो 70 प्लस मान के चलो सेफ स्कोर। फिर आपको 70 मार्क्स के लिए 70 से भी ज्यादा सवाल करने पड़ेंगे। लेट अस से 70 मार्क्स के लिए या 60 मार्क्स के लिए आपको 80 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 70 मार्क्स के लिए आपको शायद 85-90 क्वेश्चन करने पड़े, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे वैसे भी आप लिस्ट से बाहर हो। तो आपको कैलकुलेट करना है कि अगर मेरे 25 क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसका मतलब 25 मार्क्स मेरे हाथ में आ गए और ये 30 थे, तो 30 क्वेश्चन अगर 30 में से 20 भी सही हुए तब भी कट ऑफ मार के मेरे पास लेट्स से 35 या 40 मार्क्स बन रहे हैं आपके। तो 40 मार्क्स के बाद आपको 30 मार्क्स की और जरूरत है। उस केस में आपको इन पे भी रिस्क लेना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है। हालांकि रिकमेंडेड नहीं है कि आप रिस्क लें, लेकिन अगर आपकी ये दोनों जोड़ के भी आपके पूरे मार्क्स नहीं हो रहे, फिर आपको इस वाले ऑप्शन में भी रिस्क लेना पड़ेगा, एजुकेटेड गैस लगाना पड़ेगा। एजुकेटेड गैस, गैस सिर्फ वाइल्ड गैस नहीं, एजुकेटेड गैस है। आपने इतना कुछ पढ़ा, उस सवाल के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होगा, तो आपको एक एजुकेटेड गैस लगाना पड़ेगा कि यार इसमें से क्या आंसर सही हो सकता है। तो ये भी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। लेट्स से आपने ये 25 नंबर यहां से लाए, 30 क्वेश्चन यहां किए, वैसे 30 में आपको सिर्फ 15 ही सही थे, तो कुल मिला के आपके पास मार्क्स बने 30। तो आपको 30 मार्क्स और चाहिए। इसका मतलब है लेट्स से ये भी कोई 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पता है, तो इन 20 क्वेश्चन को भी आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जब तक आपका रफ एस्टिमेट कट ऑफ का 60 क्रॉस ना कर जाए, 70 क्रॉस ना कर जाए, तब तक आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर आप नेगेटिव मार्किंग से डरते हुए टोटल क्वेश्चन ही 50 करो और आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो और उसमें से भी कट ऑफ, उसमें से भी 50 सही नहीं है, तो फिर तो आप कहीं 40 की रेंज में आ रहे होंगे, 45 की रेंज में आ रहे होंगे, उसमें तो पॉसिबल नहीं है, उसमें तो बहुत रिस्क है। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए हैं उसके बावजूद भी मेरा इतने मार्क्स नहीं बन रहे जितना एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है, फिर आपको रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन अगर पहले ही गो में आपने ये जिसमें आपको कंफर्म है आंसर, उस नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिला के और इनको मिला के आपका 60 क्रॉस हो रहा है, फिर आपको कम रिस्क लेना है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना, क्योंकि आपने ऑलरेडी अच्छा कर दिया है। तो रिस्क तो लेना पड़ता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वन डे एग्जाम में, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में रिस्क तो लेना पड़ता है, रिस्क के बगैर काम नहीं चलता। बट रिस्क का फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, ये 4 टाइप के क्वेश्चन है। अगर जो क्वेश्चन आपको कंफर्म आते हैं वो और 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने वाले दोनों मिला के आपका 60 मार्क्स क्रॉस कर रहा है, तो आप सेफ हैं, फिर आपको कम रिस्क लेना चाहिए। लेकिन अगर दोनों मिला के भी 85 ही पे हो अभी आप और आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, फिर तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। और ये 1 ऑप्शन जिसमें एलिमिनेट हुआ है वो भी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे एजुकेटेड गेस करके। हाँ, जिसमें आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, मैं नहीं बोलूंगा कि उसको अटेम्प्ट करो आप, क्योंकि फिर वो तो 99% चांसेस है कि वो गलत ही जाए। जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता है वो तो फिर हवा में तुक्का है ना, वो एजुकेटेड गेस नहीं, वो वाइल्ड गेस है। वाइल्ड गेस में रिकमेंड नहीं करता, एजुकेटेड गेस में रिकमेंड करता हूं, जहां आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए, हो सकता है आप सही आंसर तक पहुंच जाएं थोड़ा और दिमाग लगा के। एग्जामिनेशन प्रेशर होता है कई बार, जब दूसरी बार आप सवाल पे आते हो, देखो आपने पेपर शुरू किया, जिस सवाल का आपको डायरेक्ट आंसर आया उसको आपने डायरेक्टली मार्क कर दिया ओमर शीट पे, जिस सवाल में 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए उस सवाल पे वो क्रॉस कर दिया, ऑप्शन को छोड़ दिया, उसको मार्क नहीं किया। जब पूरा पेपर खत्म हो गया, फिर आप आए उन सवालों पे जिनमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए थे, उनको अटेम्प्ट कर दिया, फिर आपने गिना कि टोटल सवाल कितने बने, अभी भी 40 ही बन रहे हैं, अभी भी मुझे और रिस्क लेना पड़ेगा। फिर आप इन सवालों पे आएंगे कि आप मुझे ये भी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इन सवालों को भी मार्क कर देना, स्टार मार्क कर देना कि इसमें एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है, ताकि जब दोबारा आप पेपर पे आओ सेकंड रीडिंग में तब गलती ना हो। और ये सब आप तब कर पाएंगे जब आप थोड़ा जल्दी करेंगे। ऐसा ना हो कि सवाल टाइम खत्म भी हो गया और आप 100 क्वेश्चन तक भी ना पहुंच पाए, ये नहीं होना चाहिए। और उसको इंप्रूव करने के लिए आपको बहुत सारे मॉक्स लगाने पड़ेंगे एग्जाम में जाने से पहले। अभी भी मौका है, 15 दिन है, हर वीक में अगर आप 3-3 पेपर भी लगाओ, 2-2 पेपर भी लगाओ, तब भी आप 10 पेपर क्रॉस कर जाओगे। तो ये स्ट्रैटेजी है लास्ट मोमेंट की, एक तो होती है पढ़ाई, एक होती है रिवीजन, एक होती है लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी। तो ये लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं। तो दोबारा रिवाइज करते हैं, मैंने क्या क्या बताया आपको। पहली बात तो 5 से 10 फुल सिलेबस टेस्ट कर डालो। ऐसा नहीं घर में बैठ के मोबाइल पे पेन एंड पेपर पकड़ के प्रिंट आउट लेके अपने किसी लाइब्रेरी में या किसी ऐसी जगह पे जहां सीरियसनेस आए। हमारे यहाँ ऑफलाइन चल रहे हैं, उसमें आप आ सकते हैं, कहीं और चल रहे हैं, कहीं और चले जाओ, कहीं से भी कर लो, बट कर लो। दूसरी चीज, कोई भी नए टॉपिक मत पढ़ना, आप टाइम कम है, जो आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज करो, उसी को ज्यादा रिवाइज करो, क्योंकि टोटल आपको 100 में से 100 नहीं लेने, आपको कितने लेने हैं, आपको 70 क्रॉस करना है। अगर आप, मैं कट ऑफ नहीं बता रहा, मैं आपको सेफ स्कोर बोल रहा हूं, मेरी एक्सपेक्टेशन है। अगेन ये भी मेरा एक वाइल्ड गेस है, मैं इसको एजुकेटेड गेस भी नहीं बोलूंगा कि हमने इतने पेपर लिए, इतने बच्चों ने पेपर दिया तो हर कोई 60 के आसपास ला रहा है। अगर कोई बच्चा मेन एग्जाम में 70 प्लस ला रहा है तो डेफिनेटली सिलेक्ट होना चाहिए, हमारा
अपना ओपिनियन है ये, तो इसको आप एज अ फैक्ट मत मानिए, लेकिन मेरा ओपिनियन है। तो अगर आप 70 प्लस जा रहे हो तो आपको 70 प्लस जाना है तो आपको पूरे टॉपिक खत्म करने की जरूरत नहीं, आपको कुछ टॉपिक्स को कंफर्म करना है। ऐसे तो पूरे टॉपिक ही पढ़ने चाहिए, लेकिन अब तो 15 दिन रह गए, तो कोई भी नए टॉपिक ना पढ़िए, जो आपने पढ़ रखा है उसको ज्यादा रिवाइज करिए, उसको ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए। रिवीजन ज्यादा जीएस में से किसकी करिए? ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री की ज्यादा करिए, बाकियों की भी करनी पर इस पे ज्यादा ध्यान रखना है। फिर इंग्लिश में आपकी वो कमी बेशी पूरी होगी, ये 15 दिन में भी पूरी हो सकती है। इंग्लिश को अगले 15 दिन में भी इंप्रूव करना आसान है। जीएस को इंप्रूव करना आसान नहीं है, मैथ्स रीजनिंग को इंप्रूव करना आसान है, लेकिन इंग्लिश को इंप्रूव करना आसान है। कायदे से दोबारा रिवाइज करिए, सारे उसके ग्रामर के रूल्स पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, तो आप इंप्रूव कर सकते हैं 5-6 मार्क्स आराम से। तो इंग्लिश को जाने नहीं दीजिए और कंप्यूटर को जाने नहीं दीजिए, ये दोनों आपको उन गलतियों से बचाएंगे जो आप मैथ्स, रीजनिंग और जीएस में करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये सब चीजें हैं आपकी स्ट्रैटेजी। उसके साथ ही साथ अगर इजी टू मॉडरेट होगा तो आपको एटलीस्ट 80 के आसपास क्वेश्चन करने चाहिए। मेरा अगेन ये मेरा ओपिनियन है, इसको फैक्ट मत मानिए। और अगर मॉडरेट और डिफिकल्ट होगा तो आपको 70 के आसपास क्वेश्चन करने चाहिए। अब आपका अब ये इजी टू मॉडरेट कैसे पता चलेगा? एक्चुअली तो आपको पता चलेगा कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे, और अगेन ये वन साइज फिट्स फॉर ऑल फॉर्मूला नहीं है। हो सकता है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आपकी एक्यूरेसी हाई नहीं है, जो मैक्सिमम लोगों के साथ केस होता है। अगर एक्यूरेसी हाई नहीं है इसका मतलब गलतियां ज्यादा होंगी, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ेंगे उन गलतियों को नेगेट करने के लिए। अगर एक्यूरेसी हाई है तो फिर अगर आप इजी या मॉडरेट भी पेपर हो तब भी आप कम क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में हो कि मैंने 60 ही क्वेश्चन किए, 60 में से 55 ठीक हो गए, तब भी ठीक है। बात समझ में आई? और आखिरी में ये 4 किस्म के क्वेश्चन आएंगे आपको, इनको मार्क करते चलना। जो सवाल सही अपने मार्क करते टिक मार दो, जिसमें एक ऑप्शन नेट हो रहा है उसमें 1 स्टार मार्क करो, जिसमें 2 ऑप्शन नेट हो रहे हैं उसमें 2 स्टार मार्क करो, और जिसमें कुछ भी नहीं पता आपको उनको क्रॉस मार्क कर दो। तो ये 3 तो आपको करने चाहिए। अगर आपका लग रहा है आपको कि मेरा कट ऑफ अभी भी क्लियर नहीं होगा, या जिस हिसाब का पेपर है उस हिसाब से सारे लोग ज्यादा कर रहे हैं, तो मुझे ज्यादा करना चाहिए। तो ये सब फॉर्मूले हैं आपके लिए हमारे हिसाब से। बाकी लास्ट मिनट एग्जाम प्रेशर सबको होता है, सबको ये लग रहा होता है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, इससे टेंशन नहीं लेनी है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जितनी आपने मेहनत की है वो कंसोलिडेट हो सके। जो ना हो पाई उसको छोड़ो, 15 दिन रह गए उसको भूल जाओ। जो हो गया था, आपने पढ़ा था, उसको ढंग से रिवाइज करो, उसको डर से प्रैक्टिस करो। वो आपको ज्यादा जो है चांस है उसकी सिलेक्शन का, रादर देन ये कि आप लास्ट 15 दिनों में नए टॉपिक पढ़ रहे हो, जो आपने पढ़ा था उसको रिवाइज नहीं किया, उसकी वजह से वो भी चला गया जो आता था, और वो भी चला गया जो आपने नया पढ़ा था। तो ये गलती नहीं करनी है। हाँ, मैराथन लेक्चर्स लास्ट दिनों में बड़ा काम करते हैं, तो मैराथन लेक्चर्स हम भी लेके आ रहे हैं। तो मैराथन लेक्चर में हम आपको कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू के थ्रू सारा रिवाइज कराएं, उससे भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द बेस्ट। आपकी मेहनत जाया नहीं होगी, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, दुआ करो, इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।